वो एक बेहतरीन सोच ही होती है जिससे एक उम्दा समाज और साफ सुथरे मुआशरे की तामीर होती है। सड़ी हुई सोच और गली हुई रिवायतें एक बेहतर समाज को कैसे गढ़ सकती हैं, खास तौर से तब जब उनको दिखावे के मजहब और शरीयत की चाशनी में लपेटा गया हो। समाज की तरक्की मतलब उसके लोगों की तरक्की, यानी मुल्क की तरक्की। अच्छी सोच, सही गलत में फ़र्क करने की तमीज़ होना, ये सब तभी मुमकिन है जब तालीम हो। तालीम का रास्ता और उसका हक हर शख्स के लिए है, हर मजहब में है। आज जबकि हर इंसान तालीम की रोशनी में खुद की तकदीर को मरम्मत करने में लगा हुआ है, वहीं अभी भी कुछ ऐसी सड़ी गली सोच और खोखली रिवायतें जड़ किए हुए हैं जिससे तरक्की तो दूर की बात है, खुद का वजूद ही खतरे के हाशिए पे और मुस्तकबिल अंधेरे में नज़र आने लगता है। ख़ास तौर पे उन बच्चियों का जो अभी ज़िंदगी के सही मायने ही नहीं जानती और घर की जिम्मेदारियां और परिवार की इज्जत का बोझ अपने नन्हे कंधों पर कच्ची उम्र में ही लिए हुए हैं। जैसे मजहब की सारी शर्तें इन्हीं के लिए है और सारे सामाजिक दायरे इन्हीं को कैद करने के लिए बने हुए हों। ये सब बात से बेखबर है, इसके आगे भी एक ज़िंदगी है जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसका रास्ता तालीम से होकर गुजरता है। वो इस रास्ते पे अगर चलना भी चाहें तो जिम्मेदारियां और बंदिशों का टोकरा इतना भारी होता है कि आगे का रास्ता ही नज़र आना बंद हो जाता है। समाज में कुछ कुरीतियां अभी भी मजहब की आड़ में ढल्ले से चलाई जा रही हैं और खामियाजा कई बार लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। अभी जल्द ही एक वाकया मेरे नज़दीक गुजरा। अपने ही समाज की एक बहुत भद्दी सी तस्वीर सामने आ गई और खुद के अंदर एक घुटन सी महसूस होने लगी। लेकिन नईमा मैम ने इस तस्वीर के भद्देपन को खूब तरीके से साफ किया। एक रोज़ हुआ यूं कि नईमा मैम बहुत उदास थीं, स्टाफ रूम में बैठी थी कि तभी लीना मैडम और शगुफ्ता मैडम दाखिल हुईं और उन्हें यूं बैठा देख पूछ पड़ी, क्या हुआ मैम, आज कुछ बुझी बुझी सी लग रही हैं, क्या बात है? इस पर नईमा ने अफसोस जताते हुए कहा, क्या बताऊं मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस मामले को कैसे हल करना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा एक मामला नहीं है बल्कि ऐसा हर घर में है जो समाज के लिए नासूर है, ख़ास तौर से हमारे घरों में पल बढ़ रही जवान नस्लों के लिए। कुछ बताएंगी, सिर्फ पहेलियां बुझाएंगी? शगुफ्ता मैम ने पूछा। शगुफ्ता, तुम तो जानती ही हो ये जो घरों में खास तौर से हमारे समाज में आपस में रिश्ते जोड़ने वाली रस्में और रियायतें चली आ रही हैं, मैं उसी से परेशान हूँ। अब देखो ना, वो जो क्लास 9वीं की बच्ची है जीनत, उसका रिश्ता पक्का होने वाला है और मालूम है किससे? उसके ही रिश्ते में उससे 20 साल बड़े चाचा से। वो मुझे ऐसे पता चला कि उसकी एक रिश्तेदार मेरे घर आई थी, वही बता गई और कहने लगी कि महीने भर बाद उसकी शादी हो जाएगी, इसलिए वो अब स्कूल नहीं जाएगी। इस पर शगुफ्ता मैम ने कहा, यही तो सारा खेल खराब होता है। इन मजहब के ठेकेदारों का ही सब किया धरा है और कहते हैं हमारे लोगों को तरक्की नहीं मिलती, इसलिए हम लोगों की कौम पिछड़ी है। कहीं न कहीं इसके हम भी जिम्मेदार हैं। अरे कम से कम उसकी शादी लायक उम्र तो हो जाने देते, कुछ पढ़ लिख जाने देते। खबीस कहेंगे, न खुद पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। उम्र का फासला तो मैम आजकल बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन इतना फासला क्यों? क्या लड़की में कोई ऐब है या लड़के में, या दोनों को ही आगे कोई रिश्ता नहीं मिलता? लीना मैम ने पूछा। और वो लड़का और जीनत, क्या दोनों मान गए या जबरदस्ती हो गया रिश्ता? स्टाफ रूम में किनारे बैठी संगीता मैम, जो अब तक सब खामोशी से सुन रही थी, पूछ बैठी, अरे मैम, ये आजकल के बच्चे भी बहुत एडवांस हैं। और क्यों ना हो, कुछ तो सोशल मीडिया अपना काम कर देता है और बहुत कुछ घर वाले करते रहते हैं। इनके मुजरिम मैं घर वालों को ही मानती हूँ, जो बच्चों में बचपन से रिश्तों की तमीज़ कराना भूल जाते हैं, तालीम की तरफ तवज्जो होने ही नहीं देते और ऐसे माहौल में जवान होते बच्चों की सोच भी वैसी ही हो जाती है। गुस्से में भरी आवाज़ से सुगुप्ता मैम ने बात का जवाब दिया,
और एक बात बताऊं मैम, इसी तरह के माहौल में पल बढ़ रहे बच्चे जब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं तब अपने घर को और रिश्तों को ही गंदा कर देते हैं, क्योंकि रिश्तों के मायने कुछ नहीं है इनके सामने। सबको उसी एक नज़र से देखने लगते हैं। वजह है कि कल को जिस बहन के साथ खेले उसी आज बीवी बनते देखते हैं, जिसे कल अपना कजिन ब्रदर कह के मिलवाती थी, आज वो मौसा या जीजा बन गया है। उदाहरण कई सारे हैं। नईमा मैम ने शगुफ्ता मैम की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, इसकी एक बड़ी वजह और भी है। वो एक की लड़की वाले ये मान के चलते हैं कि लड़की का मुस्तकबिल शादी है, क्योंकि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए किसी भी रिश्तेदार के पल्ले कर दो किसी भी उम्र में। और पैरों पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती? क्योंकि उसको लिखाने पढ़ाने की सलाहियत इनमें नहीं होती। अगर किस्मत से शक्ल सूरत की अच्छी हुई तो पैसे वाले रिश्तेदार ऐसे ही रिश्ता लगा लेंगे, फिर तो लॉटरी लग गई समझिए। और अगर शक्ल अक्ल की कम हुई लेकिन पैसे वालों के घर की है तब भी कोई परेशानी नहीं, पैसों के जोर पे रिश्ते तो तय हो जाते हैं, नाम दे दिया जाता है मजहब का। कहते हुए शगुफ्ता मैम अपनी क्लास लेने चली गईं। लीना मैम, संगीता मैम और नईमा मैम स्टाफ रूम में बैठी काफ़ी कॉपी चेक कर रही थीं कि तभी रश्मि ने अंदर दाखिल होने का इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलते ही वो डरी सहमी सी नईमा मैम के पास आ खड़ी हुई और कहने लगी, मैम आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? कहते हुए नईमा मैम रश्मि को किनारे ले गईं। मैम, जीनत की अम्मा आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन अपने घर पे नहीं, आपके घर में, या आप जहाँ कहें वहाँ। अच्छा तो कल उन्हें यहीं स्कूल में ले आओ, लेकिन 2 बजे के बाद। स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी और मैं फ्री भी रहूँगी, ठीक है? ठीक है मैम, मैं उन्हें बता दूँगी। कहते हुए रश्मि चली गई। जीनत बहुत ज़हीन बच्ची है, अगर उसे मौका मिला तो बहुत आगे जाएगी। पता नहीं क्या माजरा है, कैसे मान गई, सोचते हुए नईमा मैम अपनी क्लास की तरफ बढ़ गईं। अगले दिन तकरीबन 2 बजे रश्मि ने नईमा मैम के पास आके उन्हें जीनत की अम्मी के आने की इत्तला दी। नईमा मैम ने रश्मि से उन्हें स्टाफ रूम में लाने को कहा। थोड़ी ही देर में एक लंबी सी काया काले नकाब में स्टाफ रूम में दाखिल हुई। नईमा मैम को सलाम करती हुई उसने नकाब का मकना उठाया और मैम के कहने पे कुर्सी पे बैठ गई। बहुत खूबसूरत सी बड़ी आंखों वाली ऊंचे कद काठी की औरत थी, पढ़ी लिखी मालूम होती थी। नईमा मैम ने बात को शुरू करते हुए पूछा, बताइए आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, वो भी इस तरह? मैम अब आप ही कुछ रास्ता बताइए। जीनत का रिश्ता उसके अब्बू और फूफी ने मिलकर तय कर दिया है, लेकिन मैं और मेरी बच्ची इससे राजी नहीं है। जीनत की अभी उम्र ही क्या है, इस साल 15 की पूरी हुई है, 16वां लगा है। कहकर उनकी आंखें भर आईं। तो क्या आपने अपने शौहर से ये सब नहीं कहा? नईमा ने पूछा। वो इतने ही काबिल होते तभी क्यों कहने को। तो जीनत और मैंने बहुत कहा, लेकिन उल्टा कल उन्होंने उस गरीब पर हाथ उठा दिया। मैम आपके बारे में हमने बहुत सुना है, आपने इस सोच से कैसे लड़ाई लड़ी और आप आज अपने दम पे खड़ी हैं, कैसे किया आपने? आपके घर वालों और शौहर ने भी तो बहुत बेड़ियाँ डालनी चाहिए आप पे, लेकिन आज आपने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। सारे शहर में लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं, आपका एहतराम करते हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहती थी, क्योंकि कितनी ही बच्चियों के लिए आप एक मिसाल हैं। जीनत आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन उसको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, सो मैं चली आई आपसे मिलने। खुदारा कोई हिकमत लगाइए। सबसे पहले तो बता दूं कि सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और वो तभी मुमकिन है जब आपके अंदर हिम्मत और सही गलत में फ़र्क करने की सलीका हो, और ये सब तालीम से ही मुमकिन है। अब बताइए ये क्यों हो रहा है? नईमा ने पूछा। जीनत की बुआ ये रिश्ता ले आई थी, उसका शौहर कोई काम नहीं करता, वही हाल जीनत के अब्बू
का भी है। किसी दुकान पे कपड़े पैक करने का डिब्बा बनाते हैं। दोनों निकम्मे हैं मैम। मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन जब से शादी हुई है यही देखती आ रही हूँ कि घर की औरतें काम करती हैं और मर्द चाय पान की दुकान पर दिन भर बैठे वक्त जाया करते हैं। शुरू में मैंने बगावत की, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। अब मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। दरअसल जिस लड़के से शादी हो रही है वो जीनत के अब्बू का करीबी रिश्ते से भाई है। उसका बाप भी कुछ नहीं करता। लड़का खुद भी किसी के यहाँ नौकर है। सीरत का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाप ने जीनत की फूफी को अपनी पुश्तैनी जायदाद में से एक कमरा देने का वादा किया है और चंद रुपए जीनत के अब्बू को देने के लिए कहा, जिसके बदले मेरी जीनत की कुर्बानी दी जा रही है। बगावत करने पर कहते हैं चल हट, ये हमारे मजहब में है। हम कोई नाजायज़ या ख़राब काम थोड़े ही कर रहे हैं, शादी ही तो करवा रहे हैं। खुश रहेगी और करना ही क्या है। ये कहकर जीनत की अम्मी जारो जार रोने लगी। अच्छा रोइए मत, पहले ये बताइए आपका साथ आपके घर में कौन कौन दे सकता है? नईमा मैम ने पूछा। तो उस पर वो बोली, मेरा एक बेटा है शोएब जो बड़ा है, एक छोटी बेटी और है निदा, वो जीनत से साल भर छोटी है, लेकिन बहुत ज़हीन है। इसके अलावा मेरी सास है। अपने बच्चों के अलावा किसी पर भी एतबार नहीं रहा। अब मुझे सास कुछ कहती नहीं, लेकिन कब किस तरह पलट जाए कोई ठीक नहीं है। आपा पे बहुत भरोसा था, सो वो भी ख़त्म हो गया। जीनत का बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना आपके पास? मैम वो तो सब इन्हीं के पास होगा, देखना पड़ेगा। आप ओरिजिनल अपने घर में देख लीजिए। और हाँ, मंगनी की रस्म किस दिन है वो बताइए। कहते हुए नईमा मैम ने अपना मोबाइल नंबर देते हुए उनसे शाम में बात करने के लिए कहा। जीनत की अम्मी खुदा हाफिज़ कह के रुखसती ले चली गईं। नईमा मैम स्टाफ रूम से बाहर आकर अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करने लगीं। उस तरफ से किसी की भरी आवाज़ आई। नईमा मैडम ने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि आप बस वक्त और प्रूफ के बारे में इत्तला कर दीजिएगा, बाकी तो हम संभाल लेंगे। शाम में जीनत की अम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मंगनी इसी हफ्ते जुम्मे के रोज़ है। नईमा मैम ने जीनत की अम्मी से ताकीद कर दी कि इन सब बातों की किसी को कानो कान खबर ना हो। जुम्मे के रोज़ दोपहर में स्कूल ख़त्म करके नईमा मैम ने शगुफ्ता मैम, लीना मैम और जीनत की क्लास की लड़कियों को साथ लिया और सीधे जीनत के घर धमक पड़ी। उन सबको वहाँ देख के जीनत के अब्बू और बाकी मेहमानों को लगा कि शायद जीनत ने उन्हें अपनी मंगनी में बुलाया हो। जैसे ही रस्म शुरू हुई, नईमा मैम ने शोएब को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर शोएब अंदर से बर्थ सर्टिफिकेट ले आया और तभी नईमा मैम ने फ़ोन से कॉल लगाई। मिस्ड कॉल देके वो खामोशी खड़ी हो गईं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर सूरज सिंह अपनी टीम के साथ आ पहुँचे। अपनी भारी आवाज़ में बोले, यहाँ क्या हो रहा है? उस पर जीनत के अब्बू और फूफी बोले, अरे शादी मंगनी का माहौल है सरकार, बच्ची की मंगनी हो रही है। लेकिन आप यहाँ कैसे? कोई मामला है क्या? जी मसला है। लड़का कौन है? लड़का खड़ा हुआ और बोला, सर मेरी मंगनी होने वाली है। बात क्या है? बताते हैं, अभी बताते हैं। इतनी जल्दी क्या है? लड़की को बुलाइए फ़ौरन। जीनत की अम्मी उसे अपने साथ ले आती हैं। इंस्पेक्टर जीनत से पूछते हैं, बेटा क्या ये सब तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है? जीनत रोते हुए कहती है, नहीं सर, मुझे तो आगे पढ़ना था, लेकिन अब्बू मुझे पढ़ने नहीं देते। ये उनकी और फूफी की जिद से हो रहा है। अरे सर, बच्ची हमारी है, हम उसका बुरा थोड़े ही सोचेंगे। उसे अभी क्या पता वो बच्ची है? जीनत के अब्बू ने कहा। जी हाँ, बात तो यही है कि ये अभी बच्ची है और इसकी शादी की उम्र नहीं है। सही कहा ना मैंने? नईमा मैम बर्थ सर्टिफिकेट शोएब से लेते हुए इंस्पेक्टर सूरज को देते हुए बोली। इंस्पेक्टर सूरज ने कहा, ले चलो इन सब को थाने, बंद कर दो अंदर। जब जेल की हवा खाएंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। और तू 30 साल का होके अपने से आधे उम्र की लड़की से शादी करने चला है, वो भी उसकी मर्जी के बगैर। चल तेरा भूत उतारता हूँ, कहकर इंस्पेक्टर जीनत के अब्बू लड़के के बाप और लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। नईमा मैम उन्हें शुक्रिया कहते हुए जीनत की तरफ मुड़ के उसे गले से लगा लेती हैं और वहाँ मौजूद सब लड़कियों से कहती हैं, बच्चियों, किसी भी कीमत पर तालीम
हासिल करना। सही और सच्चा मजहब पहचानने का रास्ता इल्म से होकर गुजरता है। जानोगी नहीं तो सही गलत का फ़र्क कैसे करोगी? तुम सब में बहुत सारी खूबियाँ हैं, टैलेंट है, पहचानो उसे और आगे बढ़ो। मजहब ने तालीम को ऊंचा मकाम दिया है। ये एक इबादत का रूप है। आगे से कॉपी कलम किताब को अपना हथियार बनाओ, आंसुओं या बेबसी को नहीं। और हाँ, अच्छी खराब नज़रों को पहचानना सीखो। मजहब के नाम पर अपने आप को ठगने मत दो। खुदा ने तुम्हें जीता जागता इंसान पैदा किया है। तुम मुस्लिमा बनना बंद करो। खुदा ने दिमाग का दर्जा सबसे ऊपर दिया है, उसे इस्तेमाल करो और अपनी अच्छी सोच से मकबूलियत हासिल करो। समाज की तस्वीर बदल डालो। समझे सब? इतना सुन के सारी लड़कियां और वहां मौजूद लोगों में हिम्मत और हौसला बढ़ गया। जीनत, कल से स्कूल आना है तुम्हें। और हाँ, अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करो, उनके इस कदम ने तुम्हारे मुस्तकबिल का रास्ता साफ कर दिया। फिर जीनत की अम्मी से कहती हैं, आप भी कभी कुछ बाजी चल दिया कीजिए, वरना कई बार सामने वाला अपने मोहरे मजहब और रियायतों के नाम से चल देता है और हम रिश्ते निभाने में ही लगे रह जाते हैं। नईमा मैम, लीना मैम और शगुफ्ता मैम बाकी लड़कियों के साथ खुश होते हुए वहाँ से चल देती हैं। इंसान चांद पर पहुँच गया, बाकी सैयारों तक पहुंच बनाए जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर इंसान कैसे बन के रहना है ये नहीं जान पाया। शायद इसीलिए कभी मजहब का हवाला देता है, कभी रियायतों का हवाला देता है, कभी खुदा का हवाला देता है, कभी समाज का, ताकि अपनी नाजायज़ चाहतों को जायज़ करार दे सके और कमज़ोर पर लाद सके। आज भी बहुत से रीति रिवाज ऐसे हैं जो सिर्फ बोझ बन चुके हैं, सड़ चुके हैं, लेकिन हम उन्हें लादे फिर रहे हैं। उनकी मजम्मत करना अब ज़रूरी हो गया है। जब इनकी मजम्मत होगी तभी हमारी सोच की मरम्मत होगी और एक खूबसूरत समाज की बुनियाद पुख्ता होगी।